नमस्कार। आज हम पेरिस पीस सेटलमेंट के अंतर्गत जो संधियां की गई थी अलग अलग पराजित राज्यों से, उनके बारे में क्रम से अध्ययन करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम वर्साई की जो संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पेरिस के शांति सम्मेलन में अनेक संधियां और समझौतों के प्रारूप तैयार किए गए थे, किंतु उन सभी संधियों में से जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। 4 महीने के अनवरत परिश्रम एवं आंतरिक संघर्ष के पश्चात मई 1919 के प्रारंभ में संधि का प्रारूप तैयार किया था और इसे जो है जर्मन प्रतिनिधियों के समक्ष हस्ताक्षर करने के लिए जब रखा गया तो जर्मन प्रतिनिधियों ने कहा कि जर्मन नागरिकों से तो इस पर हस्ताक्षर करने की आशा नहीं की जा सकती, किंतु मेरे विचार से कोई भी ईमानदार व्यक्ति इस तरह की शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के विरोध पर कुछ छोटे मोटे परिवर्तन किए और उस संशोधित संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने को कहा। बाध्य, और ये साथ में जर्मनी को यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि इस पर हस्ताक्षर नहीं किया तो जर्मनी को बाध्य होकर फिर से युद्ध करना पड़ेगा। अंत में बाध्य होकर जर्मनी ने इस पर 28 जून 1919 को हस्ताक्षर कर दिए। वर्साई की संधि सभी संधियों से बड़ी थी और जर्मनी के साथ संधि की शर्तें हो जाने के पश्चात अन्य राज्यों, जिनमें ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, तुर्की ये थे, इनके साथ भी हंगरी, इनके साथ भी पृथक से संधियां की गई। अब हम विस्तार से वर्साई की संधि की विवेचना करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या शर्तें थी। वर्साई की संधि का मसौदा अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा में तैयार किया गया था। संधि में 15 भाग थे और इन 15 भाग 440 अनुच्छेदों में विभक्त थे। प्रथम भाग जो है वो राष्ट्रसंघ की संविदा से संबंधित था। इसमें यह था राष्ट्रसंघ की स्थापना से संबंधित उसके उद्देश्य आदि के बारे में इसका वर्णन था। राष्ट्रसंघ का उद्देश्य प्रत्येक राज्य द्वारा युद्ध का आश्रय न लेने का आश्वासन तथा सभी राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में जो संधिजन दायित्व हैं उनके पालन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास और शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना था। इस संविदा की कोवेनेंट की जो 10वीं धारा थी उसके अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य राज्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं प्रादेशिक अखंडता का आदर करने एवं बाहरी आक्रमण से उसकी रक्षा करने का वचन देना पड़ेगा। कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण उपायों द्वारा समाधान करने एवं विश्व शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। इस संविदा को प्रत्येक संधि के साथ जोड़ा गया और जनवरी 1920 में राष्ट्रसंघ की विधिवत स्थापना कर दी गई। अब हम देखते हैं संधि का जो दूसरा भाग है, जिसके अंतर्गत की जो प्रादेशिक व्यवस्थाएं जो थी उसके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 1870 के सीडान के युद्ध में फ्रांस का जो क्षेत्र था एल्सेस लॉरेन, जो कि जर्मनी ने ले लिया था, वो जर्मनी को वापस फ्रांस को देना पड़ा। जर्मनी के सार प्रदेश पर राष्ट्रसंघ का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया और वहाँ का शासन चलाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। 15 वर्ष बाद इस क्षेत्र के भाग्य का निर्णय जनमत संग्रह द्वारा करने की व्यवस्था की गई। इस अवधि में सार की कोयले की खदानों को चलाने का अधिकार फ्रांस को दिया गया। बेल्जियम जर्मनी की सीमा पर स्थित मॉर्सनेट, मालमेडी और यूपेन, ये 3 क्षेत्र बेल्जियम को दे दिए गए। श्लेस्विग नाम की जगह पर जनमत संग्रह किया गया और उसे जनमत संग्रह के पश्चात उत्तरी श्लेस्विग डेनमार्क को और दक्षिणी श्लेस्विग जर्मनी को
जर्मनी के पास ही रहा। जिस क्षेत्र में जर्मनी को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा वह था जर्मनी की पूर्वी सीमा। यहाँ पर पोलैंड के स्वतंत्र राज्य के निर्माण का निश्चय किया गया था। अब जर्मनी को स्वतंत्र पोलैंड के राज्य को मान्यता देनी पड़ी। पोसेन के प्रांत का 5/6 भाग और पश्चिमी प्रशा का अधिकांश भाग पोलैंड को देना पड़ा। इसके अतिरिक्त ऊपरी साइलेशिया का एक बड़ा भाग जनमत संग्रह के आधार पर पोलैंड को दिया गया। पोलैंड के इस नए निर्मित राज्य का समुद्र तट से संबंध स्थापित करने के लिए जर्मनी को अपना डेंजिंग नाम का बंदरगाह राष्ट्रसंघ को देना पड़ा और इस बंदरगाह के चारों ओर 700 वर्ग मील का क्षेत्र स्वतंत्र नगर फ्री सिटी घोषित किया गया और उसका शासन चलाने के लिए राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त आयुक्त व्यवस्था की गई। इसी तरह से जर्मनी का बाल्टिक सागर पर स्थित जो बंदरगाह था मैमेल, वो भी राष्ट्रसंघ को हस्तांतरित करना पड़ा और 2 वर्ष पश्चात 1923 में मैमेल का बंदरगाह लिथुआनिया को दे दिया गया। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के नवनिर्मित राज्य को भी मान्यता प्रदान की और ऊपरी साइलेशिया का एक छोटा सा क्षेत्र भी उसको हस्तांतरित किया। लक्सेमबर्ग की जो रेलवे लाइन थी उस पर जर्मनी ने अपने समस्त अधिकार छोड़ दिए और यह भी स्वीकार किया कि 1 जनवरी 1919 से लक्सेमबर्ग जर्मनी के सीमा शुल्क संघ का सदस्य नहीं रहेगा। उपरोक्त प्रादेशिक व्यवस्था के अनुसार जर्मनी को यूरोप में अपने राज्य का लगभग 13.5% भाग और लगभग उसी अनुपात में अपने आर्थिक उत्पादन के स्रोतों और लगभग 70 लाख जनसंख्या का परित्याग करना पड़ा। इस तरह से वर्साई की प्रादेशिक व्यवस्था ने जर्मनी के एक बड़े हिस्से को उससे लेकर कुछ स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया, कुछ दूसरे राज्यों को दे दिया। अब हम देखते हैं कि इस संधि के अंतर्गत जर्मन उपनिवेशों की क्या व्यवस्था की गई थी। जर्मनी से सारा औपनिवेशिक साम्राज्य छीन लिया गया। राष्ट्रसंघ द्वारा जर्मन उपनिवेशों को मैंडेट पद्धति के अंतर्गत इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान को बांट दिया गया। इस प्रकार जर्मनी का लगभग 12.5 लाख वर्ग मील का क्षेत्र, जिसके आर्थिक साधनों से जर्मनी को कई करोड़ की वार्षिक आय होती थी, राष्ट्रसंघ को दे दिया। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी से प्राप्त इन उपनिवेशों को अपने संरक्षण में ले लिया और उसकी व्यवस्था करने के लिए अपने मैंडेट द्वारा मित्र राष्ट्रों को उसके प्रशासन का कार्य सौंप दिया। इसी को अधिदेश पद्धति, मैंडेट पद्धति कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटेन को जर्मन दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और जर्मन पूर्वी अफ्रीका के उपनिवेश दिए गए। फ्रांस को कोरून और टोगोलैंड दिए गए। जापान को भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित द्वीप, ऑस्ट्रेलिया को उस रेखा के दक्षिण में स्थित द्वीप दिए गए। जर्मनी के पड़ोसी राज्यों, विशेष रूप से फ्रांस की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जर्मनी की नौसैनिक शक्ति पर विशेष प्रतिबंध लगाए गए। जर्मन सेना की संख्या सैनिक अधिकारियों सहित लगभग 1 लाख निर्धारित की गई। जर्मन जनरल स्टाफ को समाप्त कर दिया गया। उसकी पुनर्स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ ही जर्मनी में अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद आदि के उत्पादन को अत्यंत सीमित कर दिया गया और उसे इन वस्तुओं का आयात करने की भी मनाही कर दी गई।
जर्मनी को अनिवार्य सैनिक सेवा भी समाप्त करने के आदेश दे दिए गए। राइन नदी के पूर्वी तट पर जर्मनी को किलेबंदी करने की आज्ञा नहीं दी गई और उसके पश्चिमी तट पर 50 किलोमीटर क्षेत्र का विसैन्यीकरण कर दिया गया। उस क्षेत्र में उसके सभी किलों को तोड़ दिया गया। इसी प्रकार जर्मनी के नौसैनिक शक्ति को भी सीमित कर दिया गया। उसे केवल युद्धपोत, हल्के युद्धपोत, 12 विध्वंसक जहाज और 12 टॉर्पीडो नौकाएं रखने की आज्ञा दी गई। उसे पनडुब्बियां रखने की आज्ञा नहीं दी गई। वह नए युद्धपोत भी नहीं बना सकता था। जर्मनी के हेलीगोलैंड के बंदरगाह की किलेबंदी को भी तोड़ने की आज्ञा दी गई और उसके पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी को किसी भी प्रकार की वायुसेना रखने का भी निषेध कर दिया गया। संधि के अनुसार मित्र राज्यों को निशस्त्रीकरण संबंधी धाराओं को कार्यान्वित करने के लिए एक अंतर मित्र राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया। इन आयोगों को जर्मनी के किसी भी भाग में जाने एवं निशस्त्रीकरण संबंधी सूचना प्राप्त करने के व्यापक अधिकार दिए गए। वर्साई की इस संधि की ये जो धाराएं हैं उसके बारे में इतिहासकार प्रोफेसर कार ने लिखा है कि जर्मनी का जिस कठोरता पूर्वक और सर्वांगीण निशस्त्रीकरण किया गया उतना और कभी किसी देश का नहीं किया गया था। लिखित रूप में प्राप्त आधुनिक इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। क्षतिपूर्ति संबंधी जो वर्साई की संधि की धारा थी उसके विषय में कहा गया कि मित्र राज्यों और सहयोगी राज्यों का यह दावा है, जिसे कि जर्मनी ने भी स्वीकार किया, कि युद्ध जर्मनी और उसके साथियों ने प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप मित्रराष्ट्रों की सरकारों और उनके नागरिकों को जितनी भी क्षति उठानी पड़ी है उसके लिए जर्मनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। युद्ध में मित्रराष्ट्रों और उनके नागरिकों की कितनी क्षति हुई और उसके लिए जर्मनी को कितनी राशि देनी चाहिए, यह निश्चित करने के लिए एक क्षतिपूर्ति आयोग नियुक्त किया गया। क्षतिपूर्ति के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक यह तय किया गया कि जर्मनी की सरकार 1921 तक 15 अरब रुपया मित्रराष्ट्रों को दे। जर्मनी से अगले 10 वर्षों तक मित्र राज्यों को एक निश्चित मात्रा में कोयला देने के लिए भी कहा गया। संधि में यह प्रावधान किया गया कि जर्मनी प्रतिवर्ष 80 लाख टन कोयला फ्रांस को, 80 लाख टन बेल्जियम को और 77 लाख टन कोयला इटली को देता रहेगा। इसके अतिरिक्त उसे फ्रांस को कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे अमोनियम सल्फेट, बेंजोल और कोलतार भी देने का वचन देना पड़ा। इसके अलावा अब हम देखते हैं संधि में जो अन्य व्यवस्थाएं की गई थी उसके बारे में। एक तो सबसे बड़ी व्यवस्था यह थी कि इसमें जर्मनी को युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराने का तात्पर्य था कि जर्मन नेता युद्ध अपराधी हैं और उन पर मित्र राष्ट्रों द्वारा स्थापित युद्ध न्यायालय में अभियोग लगाया जा सकता है। सम्राट कैसर विलियम पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका क्योंकि उसने हॉलैंड में शरण ले ली थी। जर्मनी की जो प्रमुख नदियां हैं एल्ब, ओडर, नीमन और डेन्यूब को अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया और उन पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष आयोग गठित किए गए। जर्मनी को अपने प्रमुख बंदरगाह हैम्बर्ग और स्टेटिन में चेकोस्लोवाकिया को व्यापारिक सुविधा के लिए स्वतंत्र क्षेत्र देने के लिए बाध्य किया गया। कील नहर में सभी राज्यों के जहाज़ों को आने जाने का अधिकार दिया गया।
संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए कुछ गारंटियों की भी व्यवस्था की गई। राइन नदी के वाम पार्श्व में स्थित प्रदेश पर संधि के लागू होने के बाद 15 वर्ष तक मित्र राज्यों की सेनाओं का अधिकार रहेगा और यह भी तय किया गया कि यदि जर्मनी संधि की शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन करता है तो 5 वर्ष के बाद कोलोन का क्षेत्र, 10 वर्ष के बाद कॉम्बलेंस का क्षेत्र और 15 वर्ष की समाप्ति पर मेज तथा अन्य अधिकृत जर्मन क्षेत्रों से सेनाएं हटा ली जाएंगी। धन्यवाद।